करंट जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर मैं पूछूं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना करंट होगा, मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो सोचो, खुद से सोचो। करंट क्या है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो अगर 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, ठीक। तो यानी कि 1 एम्पियर इज बेसिकली 1 कूलम्ब पर सेकेंड, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, जिस तरह से हम स्पीड, वेलोसिटी सबके केस में बात करते थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर करंट के केस में भी हम इन दोनों चीजों की बात करेंगे, एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट बोले तो कि अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं, भाई टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक, तो ये जो पूरा टाइम है दैट इज डेल्टा टी टाइम पीरियड में मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, तो फिर एवरेज करंट कितना हो गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सिंपल। अच्छा, अब मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, अब ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है, इसी में अगर हम मैथमेटिकली ये मान ले कि भैया डेल्टा टी जो है ना, पहले इतना था डेल्टा टी, मतलब इतने टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो किया। अब अगर डेल्टा टी को मैं कहूं इट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू जीरो, मतलब अब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ कि भैया उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज फ्लो किया, तो वही हो जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद कर लो, मैथमेटिक्स में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ा है मेरे साथ 11th क्लास का, नहीं पढ़ा है जाके पढ़ो, ठीक है। तो 11th के लिमिट्स में हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, एग्जैक्टली। सो डी क्यू बाई डी टी जो है ये डिनोट करता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब बात करेंगे हम करंट के डायरेक्शन के बारे में। अब ये लोग करंट के डायरेक्शन के बारे में ना शुरुआत से ही थोड़ा घपला हो गया, हुआ कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन के पिक्चर में आने से पहले ही काफी सारे साइंटिस्ट ने ये एज्यूम कर लिया कि यार ये जो करंट है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने से एग्जिस्ट करता है। तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भैया करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गई। बाद में पता चला कि अरे भाई करंट तो एग्जिस्ट ही करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस तो मूव करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट होता है। बट अब ये पूरा क्या हो गया, खिचड़ी हो गई। तो लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन जो हम एज्यूम करते आ रहे हैं करंट का डायरेक्शन, हम उसी डायरेक्शन को एज्यूम करते चलेंगे, इसीलिए उस करंट को एक नाम दे दिया गया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो आज की डेट में हमारे सामने सीन क्या है, सीन ये है कि हमें ये पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है इसका मतलब करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर। तो हमने इसी को स्टैंडर्ड मान लिया कि जिस तरफ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो इसको आप भी दिमाग में सेट कर लो। इसीलिए अगर आप कभी भी सर्किट देखो ना, तो आप उस सर्किट में क्या देखोगे कि करंट जो है ना उसको आप हमेशा कैसे फ्लो करवाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से उसको निकालोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वही हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। बढ़िया, चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि भाई ये बताओ कि करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सब आके पूछते रहते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि इसमें झोल है इसीलिए सब पूछते हैं, राइट। लेकिन आप भी कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मैम करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है। वैसे आंसर पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है। अब करंट के साथ थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है, इतनी देर से मैं करंट के डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, जब करंट स्केलर क्वांटिटी ही है तो मैं डायरेक्शन की बात ही क्यों कर रही हूँ, राइट। तो चूंकि मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, चूंकि करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए।
दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि करंट जो है ये वेक्टर के लॉज फॉलो ही नहीं करता है। मतलब जैसे वेक्टर के एडिशन हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से करते हैं, ऐसे ही जोड़ नहीं देते हैं उन्हें, राइट। बट करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, करंट को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक एक स्केलर क्वांटिटी की तरह, राइट। तो चूंकि करंट के साथ ये दो इश्यूज है कि एक तरफ तो लगता है कि ये वेक्टर होना चाहिए, दूसरी तरफ लगता है ये स्केलर होना चाहिए, तो रियलिटी में करंट एक्चुअली है एक टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन टेंसर क्वांटिटी अभी इस लेवल पर हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए एट दिस लेवल आप कह सकते हो कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। और वो प्राइमरीली इसलिए क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस तरफ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट और इस डायरेक्शन से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो इस तरफ टोटल कितना करंट जाएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कैसे ऐड करोगे, आप फटाक से बोलोगे कि मैम 5 एम्पियर का करंट जाएगा। आपने कैसे ऐड किया, 2 + 3। क्या हम वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं। वेक्टर एडिशन में तो हम थीटा वीटा सब देखेंगे कि भैया कैसे करना है, पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन को लगाएंगे, है कि नहीं। बट यहाँ हमने ऐसा कुछ किया नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे मान लो यहीं पर मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन को घुमा दिया, ये जो 2 एम्पियर का करंट था इसके सिर्फ डायरेक्शन को मैंने पलट दिया, अब बताओ कितना करंट जाएगा, तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा, कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसका मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने लेवल पर ये अज्यूम कर सकते हो कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगला सवाल यह आता है कि ये करंट को कैरी करता कौन है, हु कैरीज द करंट। अब भाई करंट को कैरी करना है तो इधर से उधर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली ये काम कोई ऐसा ही कर पाएगा जो फ्री टू मूव हो। तो बेसिकली चार्जेस विच आर फ्री टू मूव वही करंट कैरी करेगा। अब ऐसे बंदे हमें मिलेंगे कहां पर, ऐसे चार्जेस हमें मिलेंगे कहां पर, क्योंकि नॉर्मली होता कुछ यूं है कि भाई एटम या मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखो तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को और इधर उधर घूमने नहीं देता है। इट्स लाइक कि मम्मी पापा ने ना एकदम स्ट्रिक्ट कर रखा है, भाई इधर उधर घूमने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, मतलब उनके ऊपर ना न्यूक्लियस का ज्यादा जोड़ चलता नहीं है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो बिल्कुल बाहर की तरफ रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम कह सकते हैं कि दे आर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल, और बस काम बन जाता है हमारा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की या फिर मेटल्स की, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और ऐसे चीजों के अंदर पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पर बैठे होते हैं, वो इधर उधर नहीं मूव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखो मजे से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर थोड़ा अलग होता था, वहां पर हम क्या देखते थे, जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं वो दोनों ही मूव करते हैं, वो दोनों ही करंट को कैरी करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें NaCl की, तो Na+ और Cl- सॉल्यूशन में जाकर जो है ये दोनों ही जो है क्या है, फ्री टू मूव। तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस किस पे रहेगा, सॉलिड कंडक्टर्स पे, यानी कि हमारा फोकस ऐसे चीजों पर रहेगा जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को कैरी करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये करंट इनिशिएट होता कैसे है, मतलब ठीक है ये तो समझ में आ रहा है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमें करंट मिलता है, लेकिन ये चार्जेस फ्लो करते क्यों है, ये क्यों फ्लो करना शुरू करते हैं, तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो कोई भी एक चार्ज है, लेट्स से ये एक चार्ज है, ये मूव कब करेगा, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगे। इसके ऊपर फोर्स कब लगेगा, जब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं। तो इसका मतलब अगर एक चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में
प्लेस कर दूं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। जैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ये मूव करने लगेगा, और जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे मुझे क्या मिलेगा, करंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या मैजिक कर रहा है ऐसा, चलो देखें। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो चलो देखें कि हमारे कंडक्टर के अंदर का नजारा कैसा रहता है। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस सिचुएशन में होंगे, क्या वो ऐसे शांत बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे आर फ्री टू मूव, तो वो इधर उधर मूव कर रहे होंगे तब भी, राइट। तो उनकी जो थर्मल मोशन है वो एनीवेज कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे रैंडमली, आप यूं सोच के देखो कि भैया अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि भाई खुला मैदान है या फिर एक पूरा कमरा है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर से उधर, ऐसा तो है नहीं। द सिचुएशन इज सच कि एक कमरा है और उसके अंदर हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स है, हजारों लाखों लोग अगर एक कमरे के अंदर भागेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, जब उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे क्या होगा, कोलिजन होगा। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली, ये पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराएंगे, हालांकि पॉजिटिव आयंस भाग नहीं रहे हैं। अब मान लो उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपचाप चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आसपास इतने लोग भाग रहे हैं कि कोई भी आके कभी भी टकरा जाएगा, इवन इफ मैं बैठी हूं तब भी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वहां भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनीवेज रैंडमली भाग रहे हैं इधर उधर, कोलाइड कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, कोलिशन के बाद फिर से भाग रहे हैं। तो मतलब यही सब चल रहा है। कुल मिला के हो ये रहा है, ओवरऑल इफेक्टिवली एवरेज अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन आगे जितना जा रहा है पीछे भी उतना ही आ रहा है, तो नेट नेट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब बात कुछ यूं हो रही है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये निकला ऐसे 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 घूमा घामा इधर उधर गया वापस नहीं आ गया। सो नेट नेट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक गया ही नहीं, और चूंकि नेट नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हुआ एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए नेट नेट करंट कितना हुआ, जीरो, राइट। तो बोलने का मतलब है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर करंट जीरो, नो नेट करंट। अब चलो देखते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। अब मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, राइट, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया उसको भूल जाओ, अभी फोकस करो इस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है पिक्चर में, लेट्स से इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है चार्ज, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या बीतेगी, इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स खुद है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो भाई बाय डिफॉल्ट ही ये किधर अट्रैक्ट होते जाएंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर टकराने के बावजूद भी ये कोशिश यही कर रहा है कि मैं पॉजिटिव वाले साइड की तरफ जाता रहूं, राइट। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि वो जो कमरा था ना, याद है वो रूम था जिसके अंदर भाग रहे थे लोग रैंडमली, अभी भी लोग उसी कमरे में वैसे ही भाग रहे हैं, लेकिन अब किसी ने तो आकर के उस कमरे के एक कोने में रख दिया है 10,000 रुपए, और बोल दिया गया कि भैया जो भी उस कोने में जाएगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। अब 10,000 रुपए का लालच तो सबको है, अभी भी लोग रैंडमली भाग रहे हैं उस भीड़ में, लेकिन सभी किधर की तरफ जाना चाह रहे हैं, जिधर वो 10,000 रुपए रखे हुए हैं। सो नेट नेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे 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 पॉजिटिव वाले एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो नेट नेट हम क्या देख रहे हैं, नेट नेट मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड से दूसरे साइड पर मूव करते हुए हमें दिख रहे हैं, और जैसे ही फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, करंट, राइट। तो इस कहानी से ये तो समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने सेट किया तो हमें क्या मिला, कंडक्टर के अंदर हमें करंट दिखने लग गई। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किसने किया, कौन था वो जो कमरे के एक कोने में 10,000 रुपए रख के आ गया था, राइट, वो भी जानना जरूरी है।
तो यार सर्किट में जो है ना ये काम करता है बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। याद है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि बैटरी करता क्या है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि उस बैटरी के अंदर खूब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वो सर्किट को दे सकता है, जो वो हमें दे सकता है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो होता क्या है, जैसे ही हम एक बैटरी को लगा देते हैं तो वो बैटरी क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे क्या करेंगे, वो एक तरफ मूव करने लग जाएंगे समहाउ। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह लाइन में लग जाएंगे, ऐसा नहीं, वो मूव तो रैंडमली ही करेंगे, बट ओवरऑल जो उनकी मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग जाएगी, राइट। अब होगा कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी कम होती रहेगी कम होती रहेगी। भाई ऐसा होता है ना कि एक ग्लास दूध पिया और जाके मैं जॉगिंग करने लग गई, दौड़ रही हूँ दौड़ रही हूँ दौड़ रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी एनर्जी कम होती जाएगी यार, मैं थकती रहूंगी, एनर्जी कम होगी, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा कि यार अब तो चला भी नहीं जा रहा है, फिर मैं क्या करूंगी, फिर से पियो एक ग्लास दूध या फिर से लो ग्लूकॉन डी और फिर से भागो, राइट। तो इट इज लाइक द सेम थिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, इनकी एनर्जी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। कौन इनमें फिर से एनर्जी भरेगा, बैटरी, वही तो है हमारा स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो बैटरी इनको फिर से एनर्जी देगा तो ये भागते रहेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो हमें उस सर्किट में करंट दिखता रहेगा। तो इस तरीके से होती है शुरुआत एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का। तो बच्चों अब जब हमारी काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी है करंट के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हमें काफी कुछ आइडिया है, सो आई थिंक इट्स गुड टाइम दैट वी डू अ क्विक रीकैप ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि हमने अपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट अभी एक बार फिर से उसी को दोहराएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए पिक्चर में आता है एक कांस्टेंट, यहां पर आता है R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ पॉपुलरली हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस जो है ना, ये भी पिक्चर का मतलब एक हीरो है, समझ लो। तो रेजिस्टेंस जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। करंट अगर इधर आ रहा है रेजिस्टेंस बोलेगा पीछे जाओ, करंट अगर पीछे जा रहा है तो रेजिस्टेंस बोलेगा आगे आओ। तो मतलब किसी भी केस में करंट को जो है अपोज करने वाला होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के काफी सारे चीजों पर डिपेंड करती है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। सो मैथमेटिकली अगर इसे देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मिला दे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को भी अगर मुझे एक इक्वालिटी में चेंज करना है तो क्या इंट्रोड्यूस करूंगी मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगी रेजिस्टिविटी। तो हम कहते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो अभी हमने क्या देखा कि V इज इक्वल टू IR, जो सीधा सीधा ओम्स लॉ कहता था। और अब हमने क्या देखा कि भाई ये जो R रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू रो L बाई A। तो कैसा रहेगा अगर हम R की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें इस R की जगह, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई रो L बाई A। ठीक है, अब यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगी मैं एक और नए क्वांटिटी को, विच इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इसे हम डिनोट करते हैं J से, स्मॉल लेटर J से, और इसे हम डिफाइन करते हैं एज करंट पर यूनिट एरिया। तो देखो यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया वाला जो टर्म है, इसे मैं क्या चीज से रिप्लेस कर सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ J रो L।
ऐसा लिख सकती हूं मैं, ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया। अब इस v को, ये जो v इज इक्वल टू जे रो एल है, व्हाट इज v? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसे मैं E इंटू एल लिख सकती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल विथ पोजीशन, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू जे रो एल। अब ये एल एल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू ई बाई रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सो सिग्मा इज used to denote conductivity, और कंडक्टिविटी होता है 1/रो। तो यानी कि इस 1/रो की जगह मैं सिग्मा भी लिख सकती हूँ। सो कुल मिला के मैं ये लिख सकती हूँ कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। इनफैक्ट आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो बच्चों कुल मिला के यहाँ पर हमने दो नए क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया। एक तो रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, और दूसरा है करंट डेंसिटी जिसे हम J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी इन मोर डिटेल, लेकिन उससे पहले समझेंगे हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत क्रूशियल टॉपिक जो कि है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रही थी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले भी मूव कर रहे थे, बट तब ये रैंडमली मूव कर रहे थे, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे पॉजिटिव आयंस के साथ, एंड फाइनली नेट नेट जो है उनका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा था, क्योंकि वो हर तरफ मूव कर रहे थे। सो नेट नेट वो एक डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी भी ये कोलिजन्स अंडरगो करते हैं, बट ओवरऑल इनमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ जाता है क्या, एक्सेलरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, उससे क्या होता है वही तो देखना है। तो चलो अब इसे मैथमेटिकली देखते हैं, क्योंकि कहानी के तौर पे तो हमने इसको देख लिया है कुछ हद तक, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे। तो चलो मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, और लेट अस से कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे, या फिर उनकी ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर सेटअप होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv by dr, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विथ लेंथ, ठीक है। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ गया, क्या होगा, जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा कूलम्स फोर्स। कैसे निकालते हैं हम कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स F इज इक्वल टू QE, Q मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो -E होता है, सो -E E, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या आ जाएगा, उसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो मूव करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि हमें पता ही है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि ये हो जाएगा -E/m। तो इतना एक्सेलरेशन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन में होगा, ठीक है। आमतौर पे जब भी हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब ये तो
हैफर्जेटली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, उस मूवमेंट के दौरान ये जो पॉजिटिव आयंस इस कंडक्टर के अंदर है, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो उन पॉजिटिव आयंस से टकराते हैं, कोलिजन होती है। तो बेसिकली जितनी वेलोसिटी इसकी गेन होनी थी वो सारी केस में लूज हो जाती है, कोलिजन में लूज हो जाती है। ठीक है, सो ओवरऑल क्या होता है, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की बात करूं, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियली उसकी जितनी वेलोसिटी थी, मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा उसके साथ, इनिशियली उसकी जितनी वेलोसिटी थी प्लस जितना उसका एक्सेलरेशन हुआ इनटू टाउ। व्हाट इज दिस टाउ? टाउ इज बेसिकली एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, कोलिजन के बीच का जो टाइम है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन तो करेगा नहीं, वो घूमता रहेगा तो बार बार टकराते रहेगा दूसरी पार्टिकल से, तो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज टाउ। ठीक है, अब ये तो कहानी हुई एक इलेक्ट्रॉन की, ये तो मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की। अब ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इस वेलोसिटी की जो एवरेज वेलोसिटी है, तो बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीडी से। ठीक है, तो मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इधर उधर हैफर्जेटली मूव करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके आते हैं ताकि आसान शब्दों में हम ये एज्यूम कर लें कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इतना घूम फिर नहीं रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी के साथ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गुड बॉय के जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल था। ओके, लेकिन अब इसे कैलकुलेट कैसे करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ठीक है, जो कि v1 प्लस ए टाउ 1 है, उसी तरह प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो कि होगा v2 प्लस ए टाउ 2, उसी तरह तीसरे का, चौथे का, पांचवे का एंड सो ऑन, और इन सब का एवरेज, एज्यूमिंग कि इस तरह के n इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो इसको डिवाइडेड बाय n कर दो। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? ओके, तो अब दूसरी तरफ हम इसे ये भी कह सकते हैं ऑल्सो, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं, राइट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय टाउ, जहां पर टाउ क्या है, यहाँ पर टाउ जो है दैट इज एवरेज ऑफ टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सो बच्चों देखो, ये डेरिवेशन जो है ना, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेशंस में दूसरे तरीके से काम आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी आगे जाके हमें समझ में आएगा। ठीक है, सो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, एंड व्हाट इज दिस ए, ए क्या होगा, अभी अभी निकाला था ना एक्सेलरेशन, सो दिस इज ई इंटू कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, एवरेज टाइम elapsed बिटवीन ईच इलेक्ट्रॉन सफर्ड कोलिजन, मतलब हर एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन हो रहा है उनके बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज टाउ। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। सो देखो क्या मजेदार, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि अभी तक जो ये एक घिचपिच कॉन्सेप्ट था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर जा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये वो सब कुछ को भूल के अब हम चुपचाप ये एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और इस ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया है उस एरिया में हम देखते हैं कि जो चार्जेस हैं वो धीरे 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 ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहे होते हैं, और उसी से हमें क्या मिल रहा है, करंट। तो देखो बच्चों, ये जो भी हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी क्या है, ये सारी एक थ्योरी है टू अंडरस्टैंड हाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। चीजें कैसे हो रही है इनको समझने के लिए वी नीड अ थ्योरी, राइट, कि भाई अंदर हो क्या रहा है, राइट। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहा है, ऐसे कोलाइड कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, ये वो कुछ हो नहीं रहा है, बट दिस इज ऑल थ्योरी
टू हेल्प यू अंडरस्टैंड जो भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का आखिर लिंक क्या है, क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। ठीक है, तो फिर मान लो कि ये मेरा जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का एरिया है ए और इसका एन लेंथ है एल। ठीक है, मतलब ए जो है ये इस कंडक्टर का लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब मान लो मैं बात करती हूं इस कंडक्टर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, इसकी जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, अब मान लो इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो उस केस में इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये हो जाएगा E इंटू NaL, इतना टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो कुल मिला के इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है, ENAL, इतना चार्ज है। अच्छा, इस कंडक्टर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, V/L। ओके, ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये मेरा सिचुएशन है, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर टोटल चार्ज है ENAL, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये ड्रिफ्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होने लगेंगे, अगर मैं पूछूं कि यार अब इलेक्ट्रॉन्स तो भाई मूव कर रहे हैं, तो ये बताओ कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर कितना होगा, मतलब इस पूरे कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को। चलो निकाल के देखते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू कितना लेंथ कवर किया, यानी कि L डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी से कवर किया, विच इज VD। राइट, क्यों ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन निकालना है, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो L लेंथ के अक्रॉस मूव किया तो L डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से मूव किया विच इज VD। ठीक है, तो ये टाइम टेकन हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं करंट की, क्योंकि मुझे रिलेशन तो VD का किससे निकालना था, करंट से। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये बताओ इस टोटल कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर विच इज ENAL। टाइम टेकन, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरा कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, L/VD, वो भी अभी अभी निकाला था। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ENA इंटू VD। ठीक, तो यहां से हमने क्या देखा कि करंट जो है दैट इज इक्वल टू ENA/VD, विच मीन्स करंट जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी वैल्यू है अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, राइट, तो आप बोलोगे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो करंट को भी कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो अगर बहुत स्मॉल है, लेट अस सपोज कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज बहुत कम है, लेकिन वैसे करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I जो हो जाएगा करंट दैट विल बी लार्ज। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एग्जिस्ट करता है एक रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिंक्ड है, तो हम यहाँ पर करंट डेंसिटी को भी पिक्चर में ला सकते हैं। सो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट अभी अभी हमने निकाला था विच इज ENA/VD पर यूनिट एरिया, तो एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर J क्या हो जाएगा, J विल बी इक्वल टू EN इंटू VD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल E टाउ
डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, j विल बी इक्वल टू e स्क्वायर n टाउ बाई m इंटू e, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे चीज को हम क्या कह सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था राइट कि J क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, याद है, देखा था हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो J चूंकि सिग्मा ई के बराबर होता है तो हम इन दोनों को कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर एन टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो देखो इस तरीके से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ हमने करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, करंट, इन सब को लिंक कर दिया। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग तैयार हैं फटाफट से करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इसे हम डिनोट करते हैं J से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार करंट डेंसिटी जो है करंट पर यूनिट एरिया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया जो है ना, इस एरिया का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी ही समझ लो। आपने डार्ट देखा है? डार्ट, वो ऐसे हम तीर मारते हैं, ऐसे एक बोर्ड होता है उसमें हम निशाना करके तीर मारते हैं, राइट? देखा होगा कभी ना कभी तो, राइट? तो वहां पर आप देखोगे कि वो जो बोर्ड होता है ना, उसका ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसी सीधी रही तब तो आप जितने भी उसकी तरफ तीर मारोगे सारे जाके उसको टकराएंगे, राइट? बट अगर उसको मैं स्लैंट कर दूं तो क्या होगा, काफी कम इस पे जाके पड़ेंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल ही फ्लैट कर दूं फिर क्या होगा, शायद एक भी तीर इस तक नहीं पहुंचेगा, राइट? सो व्हाट डू वी नोटिस कि इस बोर्ड का जो ओरिएंटेशन है, इस एरिया का जो ओरिएंटेशन है, दैट इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ठीक उसी तरीके से जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो चूंकि दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो एरिया के साथ उसका ओरिएंटेशन क्या है वो डिसाइड करता है कि करंट डेंसिटी कितनी होगी, एंड दैट इज व्हाई करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक और टर्म देते हैं विच इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही ये सारी कहानी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, राइट? तो मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने निकाला था, राइट? तो उसी को डिवाइडेड बाय अगर हम ई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, एंड म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, एवरेज कोलिजन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी हम मेजर करते हैं इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड।